हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के समसामयिक भारत एवं शिक्षा वाले पेपर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में शिक्षा के संदर्भ में क्या प्रावधान किया गया है। इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा सा व्यवस्थित होकर चर्चा करेंगे। वास्तव में लोकतंत्र का जो व्यवस्थित, व्यापक, सुदृढ़, अस्थायी जो ढांचा है वह संविधान के अंतर्गत ही निर्मित है। तो जिस तरह से लोकतंत्र के सभी गतिविधियों को संचालित, नियंत्रित, व्यवस्थित और निर्देशित करने के लिए जो संविधान है वह सबसे मजबूत, सबसे तर्कपूर्ण और आधारपूर्ण दस्तावेज होता है। उसी के संदर्भ में यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा के संदर्भ में वह दस्तावेज क्या कहता है, क्या निर्देशित करता है, क्या बताता है, उन्हीं सबको हम लोग भारतीय संविधान में शिक्षा के समानता के संदर्भ में या शिक्षा के संदर्भ में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या व्यवस्था की गई है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आइए इसको देखते हैं। अगर हम बात करें भारतीय संविधान में तो शिक्षा संबंधी जो प्रावधान किए गए हैं उन शिक्षा संबंधी प्रावधान के अंतर्गत अगर हम बात करें तो पहले जो है शिक्षा संघ सूची का विषय था, यानी केंद्र सरकार उस पर नियम बनाती थी। परंतु 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ उसमें जो है संघ सूची से हटा करके शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया, जिसको अनुच्छेद 31C में रखा गया। अनुच्छेद 31C में के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया, यानी शिक्षा को समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नियम बना सकती हैं या शिक्षा संबंधी विषयों या अन्य गतिविधियों में वो अपना परिवर्तन ला करके लागू कर सकती हैं। तो ये किया गया। अब अगर हम शिक्षा संबंधी प्रावधानों की बात करें तो इसमें कुछ ऐसे मूल अधिकार से लेकर के अन्य कई दृष्टिकोणों से हमने भारतीय संविधान के में वर्णित शिक्षा संबंधी अधिकार का हमने वर्णन किया है, उसको देखते हैं। पहला इसमें है अनुच्छेद 15। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग यानी स्त्री पुरुष, स्थान इत्यादि के नाम से हम किसी को किसी प्रकार, किसी परिस्थिति में कोई भेदभाव नहीं कर सकते। यानी शिक्षा में हम धर्म के आधार पर नहीं कह सकते कि हम आपको पढ़ाएंगे, आपको नहीं पढ़ाएंगे। मूल का तात्पर्य यह है कि आप भारतीय मूल के हैं या विदेशी मूल के हैं, इसमें हम भेदभाव करेंगे ऐसा नहीं होगा। वंश, भारतीय वंश है या विदेशी वंश है, ऐसा कुछ नहीं। जाति, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो भी ST SC OBC हैं, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं। लिंग, स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं। जन्म स्थान, आप भारत के रहने वाले हैं या विदेश के रहने वाले हैं या अपने प्रदेश के हैं, दूसरे प्रदेश के हैं, यानी ये सब किसी भी प्रकार से हम शिक्षा के संदर्भ में भेदभाव नहीं करेंगे। दूसरा इसमें जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 जो है शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात की गई। अब देखो, एक तरफ तो समानता की बात हो रही है, दूसरी तरफ आरक्षण की बात हो रही है। देखिए, अगर समानता की बात किया जाए और आरक्षण की बात किया जाए तो दोनों देखने में तो यहाँ विपरीत लग रहा है, लेकिन यह उचित है। कैसे उचित है? जैसे कोई व्यक्ति बहुत समय से, लंबे काल से उसकी जाति बिरादरी पढ़ती आ रही है, कोई बिरादरी जो है स्वतंत्रता के बाद पढ़ना शुरू की, तो निश्चित रूप से जो स्वतंत्रता के बाद पढ़ना शुरू की है उसको जो एक सहारा, मानवीय दृष्टिकोण, मानवता के दृष्टिकोण के आधार पर उसे एक सहारा, एक अवसर देना भी समानता का ही दृष्टिकोण होता है। इसलिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का भी प्रावधान शिक्षा के संदर्भ में, विभिन्न संस्थाओं में प्रवेश के संदर्भ में सुनिश्चित किया गया है, जो अनुच्छेद 16 बताता है। अनुच्छेद 17, किसी भी आधार पर अस्पृश्यता यानी शिक्षा में हम छुआछूत को स्वीकार नहीं कर सकते। छुआछूत को यानी किसी भी जात बिरादरी का लड़का हो, किसी भी धर्म का लड़का हो, हम उसे शिक्षा से वंचित छुआछूत के आधार पर या छोटी बिरादरी के आधार पर नहीं कर सकते, या हम उसे भेदभाव शिक्षा में पढ़ाने में या शिक्षा की व्यवस्था देने में सरकारी तौर पर या प्राइवेट तौर पर या किसी भी स्तर पर हम किसी भी तरह से छुआछूत यानी जाति के आधार पर अछूत इत्यादि नहीं बना सकते। उसको समान व्यवहार, सभी छात्रों के साथ समान ही व्यवहार करने संबंधी प्रावधान देता है, जो अनुच्छेद 17 है। अगर हम बात करें इसके बाद एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद आया 21 का,
वास्तव में 86वां संविधान संशोधन 2 दिसंबर 2002 में हुआ। यह संविधान संशोधन शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया, यानी हर बालक को कक्षा 1 से लेकर के 8 तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान करता है, जिसका प्रावधान 2002 में होता है और उसको संविधान में अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत शामिल किया गया। ये जितने भी अनुच्छेद हैं इसको बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षा के लिए, इसलिए बहुत सावधानी से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। तो 86वां संविधान 2 दिसंबर 2002 के तहत शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया, जिसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत शामिल किया गया। शिक्षा का मूल अधिकार का तात्पर्य है कि 1 से लेकर 14 वर्ष तक के बालक और बालिकाओं को सरकार निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराएगी। ये प्रावधान किया गया। इसमें किसी भी प्रकार का किसी भी धर्म, जाति इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं, बल्कि सार्वभौमिक सभी धर्म, सभी जाति, सभी स्थान, सभी समाजों के छात्रों को यह अधिकार सामान्य रूप से भारतीय संविधान मूल अधिकार के रूप में उनको शिक्षा संबंधी अधिकार उपलब्ध कराता है। आगे अनुच्छेद 21, ये भी बड़ा मस्त है। अनुच्छेद 21 ये कहता है कि हम धर्म विशेष की जो शिक्षा है, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, इसका अगर धार्मिक कोई शिक्षा देना चाहता है तो वह सरकार उसके लिए न कर अलग से लगा सकती है और नहीं कर या दान के जो धर्म विशेष का अगर कोई शिक्षण संस्थान चलाता है तो वह सरकार से कर या दान के लिए बाध्य नहीं कर सकता, उस शिक्षा व्यवस्था के लिए वह बाध्य नहीं कर सकता। अर्थात कोई धर्म विशेष की शिक्षा देता है तो उसकी आर्थिक जिम्मेदारी सरकार के ऊपर यानी राज्य सरकार के ऊपर नहीं होगी। राज्य सरकार के इच्छा पर निर्भर है, वो डोनेशन दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। यानी धर्म विशेष की शिक्षा के संदर्भ में राज्य जो है ना कोई कर लगा सकता है, ना ही दान का सुनिश्चित कर सकता है। राज्य इस पर क्या है, स्वतंत्र है। यानी ये धार्मिक संस्थाएं राज्य को बाध्य नहीं कर सकती कि हमको पैसा दो, नहीं हमको दान दो। यानी राज्य धार्मिक शिक्षा के मामले में स्वतंत्र है, कोई बाउंड्री। अगला है अनुच्छेद 28(1) क्या है, पूर्ण रूप से राज्य में धार्मिक शिक्षण संस्थान, यानी कहने का मतलब ये है कि जो राज्य में अन्य शिक्षण संस्थान है जिसका राज्य पूरा जो है उसका वेतन देता है, उसका देख रेख करता है, ऐसा कार्य राज्य धार्मिक शिक्षण संस्थानों के लिए नहीं करेगा। यानी धार्मिक शिक्षण संस्थान जो लोग धर्म वाले खोलेंगे तो वही धर्म वाले लोग पैसा दें, वही वेतन दें, वही उसको चलाएं। राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं रहेगा। अनुच्छेद 28(1) में यानी पूर्ण रूप से जो राज्य में धार्मिक शिक्षण संस्थाएं हैं उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं होगी। हाँ, धार्मिक संस्था नहीं है, धार्मिक शिक्षा उसमें नहीं दी जाती है, तब उस परिस्थिति में राज्य सरकार अपना रवैया, अपना व्यवहार या अपना सहयोग या उसका जो है सरकारी तौर से, अर्ध सरकारी तौर से ग्रहण कर सकता है या करता भी है। आगे एक और महत्वपूर्ण बात है, अनुच्छेद 30 ही कहता है जो अल्पसंख्यक यानी जिनकी संख्या बहुत कम है, स्थानीय तौर पर हो या फिर जाति के तौर पर हो, जो अल्पसंख्यक हों। अल्पसंख्यक लोग मनपसंद अपनी इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थान को स्थापित कर सकते हैं, शिक्षण संस्थान को स्थापित कर से यानी विद्यालय चला सकते हैं। अल्पसंख्यक लोग जो है, अल्पसंख्यक में कौन कौन सा आता है, ईसाई आते हैं, सिख लोग आते हैं, जैन, बौद्ध, मुस्लिम लोग भी अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। यानी कुल मिला के अगर अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग जो है वे जो है अपने मनपसंद शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। सरकार उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफियर या उनको जो है किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं करेगी, ऐसा अनुच्छेद 30 में वर्णित है। आइए इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा हम अगर संघ सूची की बात करें, केंद्रीय अनुसूची की बात करें तो इसमें भी बड़ा महत्वपूर्ण शिक्षा के संदर्भ में वर्णन किया गया है। अगर हम कुल केंद्रीय अनुसूची में इसमें कुल 100 विषय हो चुके हैं इस समय वर्तमान में, उसमें जो 64वां जो विषय है वो ये कहता है कि जो राष्ट्रीय महत्व के शिक्षण संस्थान हैं,
जो राष्ट्रीय महत्व के शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो तकनीकी दृष्टिकोण से वो शिक्षण संस्थान हो, उसको सरकार पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सहायता दे सकती है, अनुदान दे सकती है या सतत उसकी सहायता कर सकती है। यह भी प्रावधान केंद्रीय अनुसूची में किया गया है। केंद्रीय अनुसूची की अगर 63वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें विश्वविद्यालयों का वर्णन किया गया है, जिसमें BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और भी विश्वविद्यालयों का वर्णन किया गया है, जिसमें उन सबकी समस्त गतिविधियों के बारे में उसको विश्वविद्यालय की भी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के स्वरूप में मापदंड इत्यादि का भी निर्धारण सामान्य रूप से किया गया है। अगला है 66वीं अनुसूची जो है, इसमें जो है 66वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसंधान यानी खोज को अत्यधिक बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। साथ ही इस अनुसूची में जो साइंस और टेक्नोलॉजी या अन्य जो भी विषय हैं उनके क्या मानक होना चाहिए, उनके क्या पैमाना होना चाहिए, जिससे हमें उनको शिक्षण संस्था का रूप दे सकें या शिक्षण संस्था की मान्यता दे सके, तो उनके मानकों का भी इसमें वर्णन किया गया है। क्या उसका विषय, क्या जो है व्यवस्था, क्या भी सुविधा, कितने शिक्षक, क्या योग्यता, क्या क्षमता, क्या जो है वेतन इत्यादि सभी प्रकार के इसमें मानक क्या है निर्धारित किए गए हैं। अनुच्छेद यानी केंद्रीय अनुसूची के 66वीं अनुसूची में ये मानक निर्धारित किए गए हैं शिक्षण संस्थाओं के संदर्भ में। आगे चलते हैं, एक अनुच्छेद 46 की अगर हम बात करें तो एक बड़ा महत्वपूर्ण है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, जिसमें संविधान राज्य की सरकारों को निर्देश देता है कि किसी भी प्रकार से, अनुच्छेद 46 में किसी भी प्रकार से या शैक्षणिक दृष्टिकोण से किसी भी छात्र का शोषण न होने पाए, यानी प्राइवेट में भी अगर वो पढ़े तो प्राइवेट मनमाना फीस न वसूल सके, किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक शोषण न करने पाए। यह भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 46 में वर्णित किया गया है। आगे है, अगर अनुच्छेद 350A की बात करें तो इसमें जो है शिक्षण निकाय यानी शिक्षण संस्थाएं जो भी हैं वो प्राथमिक स्तर पर यदि स्थानीय तौर पर कोई अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं तो अल्पसंख्यक समुदाय को उसकी मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350A में किया गया है। यानी जो शिक्षण निकाय है वो प्राथमिक स्तर पर और अगर स्थानीय तौर पर जो प्राथमिक स्तर में स्थानीय स्तर पर जो अल्पसंख्यक पाए जाते हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है, जैसे सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, जो भी अल्पसंख्यक लोग पाए जाते हैं जिनकी संख्या स्थानीय तौर पर बहुत कम है, उनको मातृभाषा में या उस प्राथमिक स्तर में उनकी मातृभाषा में ही उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। यह भी अनुच्छेद 385 में वर्णित किया गया है। आगे चलते एक और महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 351 में यह कहा गया है कि संघ की भाषा यानी कि राष्ट्र की भाषा या केंद्र की भाषा जो हिंदी है, इसके प्रचार प्रसार के लिए केंद्र सरकार सतत रूप से प्रयत्नशील रहे। अनुच्छेद 351 में वर्णित किया गया है। यानी जो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसके प्रचार प्रसार के लिए केंद्र सरकार को ये निर्देश दिया गया है कि इसका वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाए, इससे सभी को जोड़ने का काम करे। आगे है एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 344(1) और 351(1). इसमें जो है कुल भारत में 22 भाषाओं यानी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची, ये 8वीं अनुसूची है जिसमें कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारतीय मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। जब भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय जो है भारतीय संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। इन 14 भाषाओं के बाद 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन के फलस्वरूप भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हो गई हैं। यह कुछ महत्वपूर्ण बातें थी शिक्षा के संदर्भ में जो भारतीय संविधान अपने विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत निर्देशित करता है, उसके विषय में बताता है, उसकी व्याख्या करता है। तो भारतीय संविधान में
शिक्षा के संदर्भ में जो प्रावधान किए गए थे उसको हमने आपको बताने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप समझने में सफल हो गए होंगे। समझने में सफल हो गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।